हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड सचिवालय, झारखंड टेट, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा। अभी हम लोग इस चैनल पर कंप्यूटर और साइंस का लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं और 20 तारीख से आप लोगों को मैथ का भी लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में बायो, और बायो में हम लोग ब्लड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और परिसंचरण तंत्र चल रहा है। परिसंचरण तंत्र में हम लोगों ने रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे रक्त का शरीर में फ्लो होता है। ठीक है, तो आज हम लोग परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय का बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हृदय के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है हृदय के बारे में कि हृदय का जो अध्ययन होता है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि हृदय का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। अध्ययन से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है, वैसे ही हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो हृदय है यह एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है हृदय। ठीक है, तो याद रखिएगा पंपिंग ऑर्गन कौन सा है, तो हृदय है, क्योंकि यह अपनी पंपिंग से ही रक्त को कोशिकाओं एवं धमनियों में संचरित करती है। हृदय जो पंपिंग करते रहती है हमारे शरीर में, तो पंपिंग के द्वारा ही रक्त को धमनियों और शिराओं में संचरित करती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हृदय जो है यह एक पेशीय अंग है, मस्क्यूलर ऑर्गन है। पेशीय अंग है क्योंकि यह केवल मांसपेशियों से बना होता है। जैसे कि मांसपेशियों से बना होता है, जैसे हमारे जीभ भी केवल मांसपेशियों से बनी होती है, तो जीभ भी एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। इसी प्रकार हृदय जो है यह केवल मांसपेशियों से बनी होती है, इसलिए इसको एक पेशीय अंग कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि हृदय एक पेशीय अंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि हृदय का जो वजन होता है वह औसतन 300 ग्राम होता है। ठीक है, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। इसका वजन जो होता है वह मेल में 280 से 340 ग्राम होता है। मेल में 280 से 340 ग्राम। फीमेल में जो होता है वह होता है 230 से 280 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा कि मेल में 280 से 340 ग्राम, फीमेल में 230 से 280 ग्राम, यानी कि फीमेल में कम होता है पुरुषों की तुलना में। और जो बोर्न बेबी होता है उसका जो वजन होता है हृदय का वह 20 से 25 ग्राम होता है। तो याद रख लीजिएगा, और ये एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि हृदय का जो वजन है वह औसतन 300 ग्राम होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हृदय जो है यह मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग जो है वह हृदय है, क्योंकि हृदय ही अपने पंप के द्वारा रक्त का संचरण करती है, इसलिए हमेशा यह संचरित करते ही रहती है रक्त को। इसलिए मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग हृदय को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हृदय का आकार होता है वह बंद मुट्ठी के समान होता है। अगर हम लोग अपना मुट्ठी को बंद करेंगे तो जो आकार बनता है तो उसी आकार का हृदय होता है। हम लोग इसको आगे देखेंगे कि इसका आकार वगैरह कैसे होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हृदय के दायां भाग, जो दायां भाग होता है हृदय का, दायां भाग में अशुद्ध रक्त तथा बायां भाग में शुद्ध रक्त होता है। ये अभी हम लोग चित्र में इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि अशुद्ध रक्त किधर होता है, शुद्ध रक्त किधर होता है। ठीक है, अभी बस ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि हृदय का जो दायां भाग होता है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है और जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं मानव शरीर में हृदय का लोकेशन।
कि मानव शरीर में हृदय किस स्थान पे होता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे एग्जाम में बहुत सारे इस सब से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं। फेफड़ा में देखिए, ये फेफड़ा हो गया बायां फेफड़ा और ये हो गया दायां फेफड़ा, ठीक है। तो हृदय जो होता है वह बायां फेफड़ा के साइड ज़्यादा झुका हुआ होता है। ये देखिए, ये हृदय, तो ये हृदय है जो बायां फेफड़ा की तरह ज़्यादा झुका होता है। और किस स्थान पे होता है, तो ये मीडिया स्टेनम स्पेस है, इसको बोला जाता है मीडिया स्टेनम स्पेस, ठीक है। तो मीडिया स्टेनम स्पेस में ही यह होता है और बायां फेफड़ा की तरफ इसका झुकाव अधिक होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और अगर जो हमारी चेस्ट में जो पसलियाँ होती है, तो पसलियों के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कहाँ होती है, तो देखिए ये हमारी पसलियाँ कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है, यानी कि कुल 24 होती है, 12 जोड़ी होती है, एक साइड 12 दूसरे साइड 12। तो अगर पसलियों के हिसाब से देखा जाए तो जो ऊपर से जो दूसरी पसली होती है और छठी पसली होती है, तो उन दोनों के बीच में, याद रखिएगा, पसलियों के हिसाब से दूसरी पसली और छठी पसली के बीच में हृदय स्थित होता है। याद रखिएगा, दूसरी पसली और छठी पसली। और झुकाव के इधर अगर फेफड़ा के हिसाब से बात किया जाए तो बायां फेफड़ा की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होता है। आई होप कि ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देखिए, उस जो हम लोग लोकेशन देखे उसी का एक्सप्लेनेशन है नीचे, कि हृदय जो है यह चेस्ट कैविटी, जो वक्ष गुहा होता है, जिसको छाती गुहा भी बोलते हैं, कि मीडिया स्टेनम स्पेस में बायां फेफड़ा के नीचे स्थित होता है। जो हम लोग चित्र में देखे बायां फेफड़ा की तरफ होता है, तो चेस्ट कैविटी में स्थित होता है। और कहाँ होता है, तो बायां फेफड़ा के नीचे मीडिया स्टेनम स्पेस, मीडिया स्टेनम स्पेस, जो ये जगह है, खाली जगह है ये, इसको मीडिया स्टेनम स्पेस बोला जाता है। तो यहीं स्थित होता है। और कहाँ होता है, तो बायां फेफड़ा के नीचे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है उसी का, कि अगर छाती की पसलियों के अनुसार सेकेंड पसली, जो दूसरी पसली होती है और जो छठी पसली होती है, तो उसके मध्य में स्थित होती है। जो हम लोग यहाँ देखिए हृदय ये है, तो हृदय कहाँ स्थित है, तो सेकेंड पसली और छठी पसली के बीच में स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो हृदय का जो झुकाव होता है वह 70 से 80% बायां फेफड़ा की तरफ होता है तथा 20 से 30% मीडिया स्टेनम स्पेस में होता है। देखिए यहाँ जो दिखाए हम, कि जो 70 से 80% जो इसका हृदय का होता है वह बायां फेफड़ा की तरफ होता है, और बाकी जो परसेंट बचता है वह यहाँ मीडिया स्टेनम स्पेस में यह स्थित होता है। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब मानव हृदय का संरचना हम लोग देखते हैं। देखिए मानव हृदय का संरचना ये हो गया आपका। देखिए मानव का जो हृदय होता है वह 4 चैम्बर में विभाजित होता है, ठीक है, 4 चैम्बर में। ये हो गया आपका बायां अलिंद और ये हो गया आपका बायां नीलय। देखिए ये बायां नीलय और ये बायां अलिंद। ये हो गया आपका दायां अलिंद, ये दायां अलिंद, और ये हो गया ये हो गया आपका दायां नीलय, ठीक है। देखिए अच्छे से देखिए, आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम बहुत ही अच्छा से क्लियर किया जाएगा। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद जो ये लाइन जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो ये लाइन देख रहे हैं ये, इसको बोला जाता है एंट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। ये जो 2 को दिख रहा है इसको बोला जाता है द्विवल्नी कपाट। और ये सबका क्या रोल है, ये हृदय का कार्य, परिसंचरण तंत्र का कार्य हम अभी जब बताएंगे तो ये सबको बहुत अच्छे से बताएंगे। ये हो गया द्विवल्नी कपाट, ये याद रखिए, ये द्विवल्नी कपाट। और जो ये हो गया इसको बोला जाता है त्रिवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट, ठीक है। और जो ये दिख रहा है ये जो अर्ध है इसको बोला जाता है अर्धचंद्राकार कपाट,
एकदम गौर से देखिए, एकदम अच्छे समझ में आएगा। और देखिए ये दिख रहा है, ये इसको बोला जाता है SAN, जिसका फुल फॉर्म है साइनो एंट्रियम नोड, साइनो एंट्रियम नोड। और ये है, ये और एक है वैसे ही, इसको बोला जाता है AVN, एंट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। एक बार कुछ फिर से रिपीट करके बताते हैं। देखिए ये दिख रहा है, ये होता है SAN बोला जाता है, साइनो एंट्रियम नोड, ठीक है। और जो ये होता है, ये इसको बोला जाता है AVN, एंट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। ये एक धमनी है जिसको बोला जाता है आयोटा, जो मैंने कल बताया था। और आयोटा जो है, जिसको शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जिसको महाधमनी भी बोला जाता है, ठीक है। ये तो बता चुके हैं। ये हो गया द्विवल्नी का पार्ट और ये हो गया त्रिवल्नी का पार्ट, ये हो गया त्रिवल्नी का पार्ट। ये पूरा हृदय का स्ट्रक्चर है। और ये सब कल बताए थे कि उच्चतम वेना कावा, निम्नतम वेना कावा कल ही बता चुके थे। और उच्चतम वेना कावा, निम्नतम वेना कावा आपका दायां अलिंद से ये लोग दो या जुड़ा होता है। फुफ्फुसीय शिरा जो होता है वह फेफड़ा, और ये हो गया बायां अलिंद से जुड़ा होता है। अब फुफ्फुसीय धमनी जो होता है, ये फुफ्फुसीय धमनी है, यह फेफड़ा और आपका दायां नीले से जुड़ा होता है। अभी हृदय का कार्य देखेंगे, उसमें बड़ा चित्र में हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब संरचना का वर्णन देख लेते हैं। ये संरचना में, हृदय का जो संरचना हो एक्चुअल में चित्र में देखे, उसको वर्ड में आप देखिए, समझिए अच्छे से। जिसमें पहला है कि मानव हृदय 4 कोष्ठकों में विभाजित होता है। जो मानव का हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक में बटा होता है। जो हम लोग देखे कौन कौन सा, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ठीक है। ऊपर के कोष्ठक में दायां अलिंद और बायां अलिंद तथा नीचे के कोष्ठक में दायां निलय और बायां निलय होता है। ये देखिए, ये हो गया बायां अलिंद, ये हो गया दायां अलिंद, ये हो गया बायां निलय और ये हो गया दायां निलय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दायां अलिंद से 2 बड़ी शिराएं जुड़ी होती है, सुपीरियर वेना कावा, जिसको उच्चतम वेना कावा भी बोला जाता है, तथा इन्फेरियर वेना कावा, जिसको निम्नतम वेना कावा भी बोला जाता है। ये देखिए, ये हो गया आपका दायां अलिंद, और दायां अलिंद से उच्चतम वेना कावा और निम्नतम वेना कावा जुड़ा होता है। इसको सुपीरियर वेना कावा बोला जाता है और इसको इन्फेरियर वेना कावा बोला जाता है। और ये दोनों शिराएं होती है और ये दोनों दायां अलिंद से जुड़ी होती है। देखिए चित्र में दायां अलिंद से जुड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दायां अलिंद और दायां निलय के बीच त्रिवल्नी कपाट होता है। ये देखिए, इसको बोले थे त्रिवल्नी कपाट। और त्रिवल्नी कपाट कहाँ स्थित है, तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिवल्नी कपाट स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में द्विवल्नी कपाट होता है। यहाँ द्विवल्नी होगा, ये त्रिवल्नी नहीं होगा, द्विवल्नी कपाट होता है। देखिए ये द्विवल्नी का पार्ट हो गया। और किसके किसके बीच में स्थित है, तो ये बायां अलिंद और बायां निलय, जो ये है बायां निलय, तो बायां निलय और बायां अलिंद के बीच में स्थित है द्विवल्नी का पार्ट। ये सभी का रोल हम लोग अभी परिसंचरण तंत्र का जब कार्य देखेंगे तो इन सभी का क्या रोल है उसको हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। ये पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कि दायां अलिंद में एक अर्धचंद्राकार कपाट होता है, ठीक है। ये भी देखिए मैप में कि ये हो गया अर्धचंद्राकार कपाट। और कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दायां निलय में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अर्धचंद्राकार कपाट और फेफड़े के बीच फुफ्फुसीय धमनी होती है। तो अर्धचंद्राकार कपाट और फेफड़े के बीच में फुफ्फुसीय धमनी होती है। ये देखिए, ये हो गया अर्धचंद्राकार कपाट, ये हो गया फुफ्फुसीय धमनी और ये हो गया आपका लंग्स। तो लंग्स और अर्धचंद्राकार कपाट के बीच में फुफ्फुसीय धमनी स्थित होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि फेफड़ा और बायां अलिंद के बीच में एक फुफ्फुसीय शिरा होता है, फुफ्फुसीय शिरा जिससे शुद्ध रक्त का वहन होता है। ये फुफ्फुसीय शिरा कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपका बायां अलिंद और ये लंग्स, तो इन दोनों के बीच में स्थित होता है फुफ्फुसीय शिरा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव का हृदय के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसको पेरिकार्डियम आवरण कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि मानव का जो हृदय होता है तो हृदय के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो पेरिकार्डियम आवरण, पेरिकार्डियम आवरण, और इसी के द्वारा मानव हृदय सुरक्षित रहता है। अब परिसंचरण तंत्र कैसे कार्य करता है उसको देखिए, एकदम बहुत डिटेल में इसको समझाएंगे, आप लोग बस ध्यान से सुनिए। हृदय का जो जितने भी पार्ट है वो सब तो वर्णन कर दिया गया है कि बायां अलिंद कौन सा है, दायां अलिंद, ये सभी तो बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। ये हो गया SAN जिसको साइनो एंट्रियम नोड बोला जाता है, ये हो गया AVN जिसको एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है, ये हो गया उच्चतम वेना कावा, ये हो गया निम्नतम वेना कावा, और इसे छोटी छोटी शिराएं और शिराओं से केशिकाएं जुड़ी होती है। केशिका याद रखिएगा, केशिका, कोशिका नहीं। ये हो गया फुफ्फुसीय शिरा, ये हो गया फुफ्फुसीय धमनी, ये हो गया आयोटा महाधमनी। इसी से शरीर रक्त जो है वह हृदय से बाहर निकलती है और शरीर में फैलती है। अब देखिए परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है, एकदम डिटेल में अच्छे से समझिए। ये हो गया लंग्स, ठीक है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन शरीर के अंदर जैसे हवा लिए तो हवा फेफड़ा में गया, और फेफड़ा में जो कुपिकाएँ होती है जहाँ पे रक्त होता है, तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वह वायु से ऑक्सीजन को केवल पृथक करके रक्त में मिला देता है, ठीक है। अब रक्त ऑक्सीजन जो है वह फेफड़ा में रक्त में मिल गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब लंग्स और ये हो गया आपका बायां अलिंद, तो बायां अलिंद के बीच में फुफ्फुसीय शिरा स्थित है, ये हो गया फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। तो ये यहाँ जो रक्त है लंग्स में वह फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए गया कहाँ? तो ये गया बायां अलिंद में गया, ठीक। अब बायां अलिंद में आने के बाद जब यहाँ रक्त बायां अलिंद की क्षमता के अकॉर्डिंग भर जाता है तो ये जो द्विवल्ली का पार्ट है ये दोनों खुल जाते हैं, ये द्वार की तरह होते हैं, जो दरवाज़ा होता है ना उस टाइप से होता है, तो ये खुल जाते हैं। अब जब ये खुल गए तो जो रक्त है यहाँ जो बायां अलिंद में जो रक्त है वह इन दोनों से होते हुए आया कहाँ? इस चैम्बर में आ गया, कहाँ? तो बायां नीले में आ गया, ठीक है। अब बायां नीले में जब रक्त आ गया तो बायां नीले की क्षमता के अकॉर्डिंग जब रक्त यहाँ जमा हो गया तो ये द्वार खुल जाता है, ये द्वार, ये भी कपाट है, तो ये खुल गया। उसके बाद जो रक्त है यहाँ रक्त जब भर गया तो ये द्वार से होते हुए रक्त, ये महाधमनी है जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, यहाँ से होते हुए रक्त बाहर निकल गया। तो याद रखिएगा जो शुद्ध रक्त है शुद्ध रक्त जो है वह इन कर रहा है कहाँ? तो बायां अलिंद में इन कर रहा है, उसके बाद बायां अलिंद से होते हुए आया बायां नीले में, ठीक है। और फिर बायां नीले पहुंचने के बाद यह महाधमनी से शुद्ध रक्त बाहर निकला, उसके बाद महाधमनी से रक्त जो है यहाँ से निकला, उसके बाद रक्त जो है यह छोटी छोटी जो और धमनियाँ हैं, ये सभी छोटी छोटी धमनियाँ हैं, तो इन धमनियों से होते हुए केशिकाओं में जाएगी, और जो केशिका होती है वह अंगों में मौजूद होती है, तो केशिकाओं के द्वारा फिर वह रक्त अंगों तक पहुँचेगा, और फिर जो अंगों में जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन मिलेगा उस रक्त से। कौन सा रक्त से? जो केशिका रक्त पहुंचाएगी अंगों तक, तो उस रक्त में जो ऑक्सीजन मौजूद होगा उसको वह ऑक्सीजन फिर अंगों को प्राप्त होगा। अब फिर जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ ऑक्सीजन के संपर्क में तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो अब वह कार्बन डाइऑक्साइड, अब इधर देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वह कार्बन डाइऑक्साइड ये छोटी छोटी जो केशिका है, मान लीजिए ये केशिका है, तो केशिका में फिर से वह कार्बन डाइऑक्साइड आ गया,
और केशिका में अभी भी रक्त है, ठीक है। तो अब वह कार्बन डाइऑक्साइड केशिका से होते हुए ये छोटी छोटी शिराओं में आएगा। अब शिराओं में आया, उसके बाद शिराओं में आने के बाद यह इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा यहाँ पहुँचेगा इस चैम्बर में। इसको बोला जाता है दायां अलिंद। ये दायां अलिंद है, तो दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त आया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आया, तो यह अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ आया? पहले दायां अलिंद में, ठीक है। अब जब दायां अलिंद का जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ रक्त भर गया, तो ये त्रिवलनी कपाट का द्वार ओपन हो जाएगा। जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा समझिए, ओपन हो जाएगा। उसके बाद अशुद्ध रक्त जो दायां अलिंद है उससे यहाँ आ गया दायां नीलय में, ठीक है। ये दायां नीलय में अशुद्ध रक्त आ गया। अब फिर यहाँ से रक्त भर गया तो फिर ये द्वार ओपन हो जाएगा जो अर्धचंद्राकार का पार्ट है। उसके बाद अशुद्ध रक्त जो है ये फुफ्फुसीय धमनी है, इससे होते हुए लंग्स में पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर लंग्स में पहुँचने के बाद अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंटरचेंज होगा, उसके बाद फिर से यही प्रोसेस होगा कि ऑक्सीजन फिर रक्त में शामिल होगा, फिर वह आएगा यहाँ, कहाँ आएगा? देखिए यहाँ आएगा फिर से, और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो शरीर के बाहर निकल जाएगा। तो ये सभी इस प्रकार से कार्य करते हैं। आई होप कि मैंने अच्छे समझाया हो, और ना समझा पाया हो तो आप कमेंट कीजिए, इसको और अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। अब देखिए वर्ड्स में जो हम लोग अभी समझे उसको वर्ड्स में देखिए कैसे होता है। देखिए परिसंचरण तंत्र कैसे कार्य करता है, ठीक है। इसमें पहला है कि श्वसन के दौरान लिया गया वायु नलिका विंड पाइप से होते हुए दोनों फेफड़ों में पहुंचती है। जो हम लोग हवा लिए तो वह विंड पाइप से होते हुए कहाँ पहुंचा? फेफड़ा में पहुंच गया, ठीक है। अब जब वायु फेफड़ा में पहुंचा तो फेफड़ों में उपस्थित रक्त का हीमोग्लोबिन वायु से ऑक्सीजन को अलग करके ऑक्सीजन को रक्त में मिला देती है। फेफड़ा में जो वायु पहुंचा और फेफड़ा में जो रक्त है, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है उस वायु से ऑक्सीजन को अलग करके कहाँ मिला दिया? रक्त में मिला दिया। हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन वायु को रक्त में मिला दिया। उसके बाद क्या होता है कि यह ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसको शुद्ध रक्त बोलेंगे, फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए सबसे पहले बायां अलिंद में जाता है। जो हम लोग चित्र में देखे, सबसे पहले कहाँ जाएगा शुद्ध रक्त? तो बायां अलिंद में जाएगा। ये पूछा जाएगा कि हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है वह पहले कौन सा चैम्बर में इन करता है, मतलब अंदर जाता है? तो याद रखिएगा बायां अलिंद में, जो कि हम अभी चित्र में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बायां अलिंद में पहुंचा। जब बायां अलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त इसकी क्षमता से अधिक हो जाता है, जो बायां अलिंद का जो क्षमता है रक्त स्टोर करने का उससे अधिक हो जाता है, तो द्विवल्नी कपाट का मुंह खुल जाता है तथा यह रक्त बायां नीलय में पहुंच जाता है, ठीक है। पहले पहुंचा बायां अलिंद में, उसके बाद द्विवल्नी कपाट से होते हुए पहुंच गया बायां नीलय में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि फिर यह रक्त आयोटा महाधमनी से होते हुए छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से केशिकाओं तथा अंगों में पहुंचता है। जो रक्त पहुंचा कहाँ पहुंचा? तो बायां नीलय में पहुंचा। तो बायां नीलय से जो आयोटा महाधमनी जुड़ा हुआ है, अब रक्त महाधमनी से होते हुए छोटी छोटी धमनियों में पहुंचता है और उन धमनियों से होते हुए केशिकाओं में पहुंचता है। केशिका, याद रखिएगा, केशिका में पहुंचता है और फिर केशिका से अंगों को ऑक्सीजन की प्राप्ति होता है। अब आगे क्या होता है कि अंगों की केशिकाओं में उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जो कोशिकाओं में ग्लूकोज उपस्थित है वह जब ऑक्सीजन के संपर्क में उसका ऑक्सीकरण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है वो उसका आगे क्या होता है वो देखिए। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से शिराओं में
तथा शिराओं से होते हुए इन्फीरियर वेना कावा तथा सुपीरियर वेना कावा से होते हुए दायां अलिंद तथा फिर दायां निलय एवं अंततः फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए फेफड़ा में पहुंचता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड अब केशिकाओं से होते हुए शिराओं में पहुंचा। अब शिराओं से होते हुए इन्फीरियर वेना कावा तथा सुपीरियर वेना कावा में पहुंचा, और इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा जो होता है वह दायां अलिंद से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ इन किया चैम्बर में, किस चैम्बर में, तो दायां अलिंद में इन किया, और फिर दायां निलय से होते हुए या फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए फेफड़ा में पहुँचता है। देखिए, धमनी से होता है वह शुद्ध रक्त वहन करता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी से अशुद्ध रक्त का वहन होता है, जो पिछले क्लास में भी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि जो रक्त का जो परिसंचरण हुआ, पहले हृदय में इन किया, फिर महाधमनी से बाहर निकला, उसके बाद फिर दायां अलिंद में इन किया, उसके बाद फिर फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए फेफड़ा में पहुंचा, तो ये संपूर्ण प्रोसेस होने में मात्र 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ये याद रखिएगा कि कितना समय लगता है, तो मात्र 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो आज का क्लास यहीं तक है। आई होप कि मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझाया, और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, बहुत अच्छे से फिर से समझाया जाएगा। तब तक वीडियो को देखिए। शाम में फिर कंप्यूटर का एक लेक्चर मिलेगा और 20 तारीख से मैथ मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक वीडियो देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे मेहनत को देखते हुए आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।